हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट एमपीपीएससी नोमक्कारी में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और फुल एंजॉय के साथ स्टडी भी चल रही होगी। लॉकडाउन टाइम पर कुछ लोग अदर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी तो चल ही रही है। सो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं हमारा ये चैनल मेंस राइटिंग के पर्पज़ से स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम 3 मार्कर्स क्वेश्चन को कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा पेपर 2015 का पेपर 3rd चल रहा है, जिसमें से पार्ट बी को कर रहे हैं और हमारा ये पार्ट 39 है। सो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है अल्प रोजगार। तो अल्प रोजगार क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुरूप और अपने कौशल के अनुरूप रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो वो अल्प रोजगार कहलाता है। तो अल्प रोजगार की समस्या अपने भारत में तो है ही और अन्य देशों में भी है। अल्प रोजगार को देखें तो किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और श्रम उपयोग का एक मापन है। यह तब होता है जब कामगारों को पूर्ण रोजगार सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता है, अर्थात वे अर्जित कौशल की अपेक्षा निम्न वेतन या निम्न कौशल वाला कार्य करते हैं। तो नीति आयोग के अनुसार अपन देखें तो 3 साल का एक्शन प्लान बनाया है नीति आयोग ने। तो उसमें एक बात कही गई है जिसमें भारत की बेरोजगारी की बात कही है। तो बताया गया है कि भारत की बेरोजगारी की समस्या नहीं है, भारत में बेरोजगारी की समस्या नहीं है, भारत में अल्प रोजगार की समस्या है। तो यानी लोगों के पास पर्याप्त काम नहीं है या फिर वे जितना काम करते हैं उसके अनुसार उन्हें या उसके अनुरूप उन्हें सैलरी या वेतन नहीं मिल पाता है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो काम एक व्यक्ति कर सकता है उसी काम को 2 या उससे अधिक व्यक्ति करते हैं। जैसे कि हम अक्सर बेरोजगारी में पढ़ते हैं अपन प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में देखें कृषि क्षेत्र में यह बेरोजगारी होती है। तो वहाँ पर अगर 4 लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ पर 10 लोग काम करते हैं। यह प्रच्छन्न बेरोजगारी के अनुरूप आता है। इसी को अल्प रोजगार भी कहते हैं हम। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में देखें तो 72% श्रमिक लघु उद्योग इकाइयों में है, जहां रोजगार का औसत 20 से ज़्यादा श्रमिकों का नहीं है। वैसे देखें तो अपने देश में गरीबी इतनी है कि कोई बेरोजगार हो ही नहीं सकता, उसको रोजगार करना ही होगा, रोजगार में संलिप्त होना ही पड़ेगा। तो अपने भारत में अल्प रोजगार की समस्या इसी कारण बहुत ज़्यादा है। अब एनएसएसओ के अनुसार देखें तो उसके सर्वेक्षण के द्वारा 2011 में श्रम बल का 49% कृषि में नियोजित था, जबकि वर्तमान मूल्यों पर भारत की जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान केवल 17% है। इसका कारण क्या है? सामाजिक कारण है, अत्यधिक जनसंख्या और सामाजिक दबाव के कारण और उनके कौशल स्तर से नीचे के रोजगार प्राप्त करने के लिए विवश करते हैं। तो यह इसका सामाजिक कारण हो गया। और भी कारण है इसके, आर्थिक कारण हो गया, पैसों की कमी या पैसों का अभाव, तो उसके कारण भी अपन को अल्प रोजगार की समस्या आती है। तो इसके बारे में हम देखें तो इसको लिखेंगे, जब कामगारों को पूर्ण रोजगार सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता है तो वो अल्प रोजगार कहलाता है। किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और श्रम उपयोग का एक मापन है यह अल्प रोजगार। एनएसएसओ के द्वारा 2011 में श्रम बल का 49% कृषि में नियोजित था, परंतु भारत की जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान केवल 17% है। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक के बारे में बात करें तो इसकी अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, कौन? महबूब उल हक, उनके द्वारा किया गया था, जिसका 1990 में अमर्त्य सेन द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। पहली बार देखें तो पहली बार मानव विकास सूचकांक 1990 में ही जारी किया गया था। इसको कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद इसको जारी करता है। इसकी गणना देखें तो अपन 3 प्रमुख संकेतक हैं, उसके द्वारा इसकी गणना की जाती है। तो जीवन प्रत्याशा हो गया, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष
शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, इसके अंतर्गत इसकी गणना की जाती है। अगर 2019 के अनुसार देखें हम तो 189 देश हैं अपने, तो उसके अनुसार 129वें पायदान पर अपना देश भारत रहा है। नॉर्वे फर्स्ट रहा है और नाइजर हो गया तो वो लास्ट रैंक पर था। तो इसको जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद। तो उसके बारे में हम जानते हैं तो यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। यह गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में काम करता है। इसके अलावा देश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने लचीलापन बनाने में मदद करता है। वैसे देखें तो दक्षिण एशिया में वर्ष 1990 से 2018 के बीच विश्व में सबसे तेज गति से विकास करने वाला क्षेत्र है। इस अवधि में मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में दक्षिण एशिया में 46% की वृद्धि दर्ज की गई और पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 43% की वृद्धि की गई। भारत में मानव विकास सूचकांक के बारे में देखें तो 50% तक की वृद्धि हुई है। वर्ष 1990 में जहां यह मूल्य 0.431 था, वहीं वर्ष 2018 में 0.647 है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद द्वारा जारी मानव विकास आंकने का सूचकांक है यह। इसका मापक हम देख चुके हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। 2019 की बात करें तो 189 देशों में 129वें पायदान पर अपना देश भारत रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सुरक्षित भंडार। तो सुरक्षित भंडार क्या होता है? खाद्यान्नों को सुरक्षित भंडार बनाता और उसे कायम रखना खाद्य नीति का महत्वपूर्ण अंग रहा है सुरक्षित भंडार। इसका मुख्य उद्देश्य देखें तो निरंतर आपूर्ति और मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना। खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडार पर तकनीकी ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 1.2 करोड़ टन का सुरक्षित भंडार बनाने व उसे कायम रखने का निश्चय किया है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक चालू भंडार के अतिरिक्त है। तो तकनीकी ग्रुप के अनुसार चालू भंडार की मात्रा भिन्न भिन्न समय के लिए भिन्न भिन्न होती है। यह प्रति वर्ष 1 अप्रैल को 65 से 66 लाख टन और 1 जुलाई को 112 से 114 लाख टन तक अन्न की होती है। खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक सुरक्षित भंडार है। इसको हम यहाँ पर देखते हैं तो खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक सुरक्षित भंडार है। उद्देश्य क्या है? निरंतर आपूर्ति और मूल्यों को स्थिरता बनाए रखना, जो अभी हम देख चुके हैं। भारतीय खाद्य निगम को संकट काल के लिए अनाज को सुरक्षित भंडार रखने की सलाह दी। मतलब भारतीय खाद्य निगम को सलाह दी गई कि संकट काल में खाद्यान्न या अन्न को सुरक्षित भंडार में रखा जाए। तो सुरक्षित भंडार स्वच्छ एवं गुणवत्ता युक्त अनाज उपलब्ध होता है इससे, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि कीड़ा लगा अनाज कई प्रकार की बीमारियां फैलाता है, जैसे त्वचा से संबंधित एलर्जी, अपच और अतिसार, यानी स्वाद और स्वास्थ्य दोनों इस पर यह नुकसान पहुंचाता है। इससे किसान अपना स्वयं बीज तैयार कर सकता है। इस प्रकार उसे आर्थिक लाभ भी होगा। इसे मंडी में बेचने से स्वस्थ फसल का भाव भी उसे अच्छा मिलेगा। तो सुरक्षित भंडार की ये अपने लाभ हैं। तो सुरक्षित भंडार अन्न भंडार से किसान को पैदावार का पूरा लाभ मिलता है इससे। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है खुदरा ऋण। तो खुदरा ऋण क्या होता है? खुदरा की बात करें तो खुदरा का शाब्दिक अर्थ होता है फुटकर या छोटी मात्रा में उत्पाद बेचना।
तो वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए खुदरा उपभोक्ता एवं व्यापारी को प्राप्त ऋण, यह होता है खुदरा ऋण। अपने खुदरा प्रतिष्ठानों के बारे में बात करें तो खुदरा प्रतिष्ठान क्या क्या होंगे? लघु उद्योग हो गए, कुटीर उद्योग, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, और महिलाओं को जो ऋण दिए जाते हैं वो हो गया। वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन पर ऋण, विवाह और इलाज हेतु ऋण, व्यक्तिगत बैंकिंग, बड़े एवं मध्यम कॉरपोरेट ग्राहकों को दी जाने वाली बैंकिंग सुविधा को छोड़कर, तो ये सब ऋण इसके अंतर्गत आते हैं। एटीएम मशीन सेवाएं हो गया, इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं हो गया, तो ये सब अपने खुदरा ऋण के अंतर्गत आते हैं। जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं वो खुदरा व्यापारी के अंतर्गत आते हैं। तो 2018 में आरबीआई के अनुसार देखें तो खुदरा ऋण में 16% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें योजनाएं इसके अंतर्गत देखें तो आवास ऋण, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, जो अपन एलपीजी में सब्सिडी देते हैं ये भी इसके अंतर्गत ही आता है। तो खुदरा बैंकिंग की सबसे बड़ी विशेषता इसका उपभोक्ता उन्मुख होना, इसमें उत्पाद एवं सेवाएं, इसके अलावा समय समय पर उपभोक्ता की जरूरतों एवं मनोवृत्ति का सर्वे भी किया जाता है। इस तरह खुदरा बैंकिंग सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक और विभिन्न वित्तीय पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की मिलीजुली आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। इसका दायरा अपने भारत में देखें तो समय के साथ काफ़ी विस्तृत हो गया है। तो आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्तर पर समान न्याय, पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सामाजिक न्याय के अंतर्गत आते हैं। हर किसी के पास न्यूनतम संसाधन होने चाहिए कि वे उत्तम जीवन की संकल्पना को धरती पर उतार पाएं। इससे तात्पर्य देखें तो देशों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व व विकास के लिए आवश्यक सिद्धांत से है, जो न केवल अंतर्देशीय समानता अपितु अंतर्देशीय समानता की परिस्थितियों से संबंधित है। तो सामाजिक न्याय की संकल्पना को आगे बढ़ाने हेतु समाज में लिंग, उम्र, नस्ल, जातीयता, धर्म, संस्कृति या विकलांगता जैसे मानकों की असमानता को समाप्त करना, ये अपना सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर घोषणा जैसे उपायों के माध्यम से सामाजिक न्याय के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्य कर रहा है। सामाजिक न्याय दिवस की, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, उसकी बात करें तो 20 फरवरी 2020 को मनाया जाता है। इसकी थीम 2020 में थी सामाजिक न्याय प्राप्ति की दिशा में असमानता अंतराल को समाप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सर्वसम्मति से 10 जून 2008 को निष्पक्ष न्याय के लिए सामाजिक न्याय पर घोषणा को अपनाया गया। यह वर्ष 1919 के आईएलओ के संविधान निर्माण के बाद से इसके द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों द्वारा नीतियों में तीसरा प्रमुख प्रयास है। 2008 की घोषणा वैश्वीकरण के युग में आईएलओ के जनादेश की सामाजिक न्याय की समकालिक अवधारणा को अभिव्यक्त किया। तो अब हम इसके बारे में क्वेश्चन के अनुसार देखें तो इसमें लिखेंगे, इससे आशय एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से है जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमता न्यूनतम हो, समाज समावेशी हो और संसाधनों का वितरण सर्वमान्य स्वीकृति के आधार पर हो। तो सामाजिक न्याय का सर्वप्रथम प्रयोग 1840 में इटली के एक पादरी लुइगी तमारेली द एजेग्लियो द्वारा किया गया था। शब्द को पहचाना 1848 में एंटोनियो रोसमिनो सारवाली ने दिलाई थी इसकी पहचान। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है आप सब जानते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ लक्षण समाजवादी अर्थव्यवस्था के होते हैं, कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के होते हैं। तो पूंजीवादी व समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था।
इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है और निजी क्षेत्र में निगरानी के लिए भी नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इनमें से अपना भारत देश भी था। मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे देश इसमें शामिल थे। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की इस प्रणाली को स्वतंत्रता के बाद अपनाया गया। देश में वर्ष 1948 और 1956 में लागू औद्योगिक नीतियों में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को सह अस्तित्व में लाने में मदद की है। इसकी विशेषताएं देखें तो यह ऐसी नीतियां और स्थितियां प्रदान करती है जिससे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में एक ही समय में सह अस्तित्व में हो सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। इसके नागरिकों को अपना व्यवसाय चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है। नागरिक उद्योग और व्यक्तिगत व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। हालांकि रक्षा, बिजली, बैंकिंग और कुछ बुनियादी उद्योगों जैसे क्षेत्रों में एकाधिकार रहता है। सरकार मूल्य वितरण प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक हित में कीमतों को विनियमित कर सकती है। और भी इसकी विशेषताएं हैं। इससे लाभ किस किस को मिलेगा? निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, यह लाभ है। आज़ादी मिलती है व्यवसाय स्थापित करने की। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, आर्थिक नियोजन, आर्थिक असमानता में कमी, ये इसके लाभ हैं। इसके नुकसान के बारे में देखें तो स्थिरता का अभाव हो गया। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक लाभ तो निजी क्षेत्र में नियमों के माध्यम से नियंत्रण होता है, तो ये इसकी हानि हो गई। तो इसके बारे में देखें तो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वतंत्रता के बाद अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप होता है। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक पत्र। तो वाणिज्यिक पत्र क्या होते हैं? वाणिज्यिक पत्र ऐसे अल्पकालीन असुरक्षित प्रतिज्ञा पत्र होते हैं जो बहुत अच्छी साख वाली कंपनियों के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनके क्रेता बैंक, बीमा कंपनियां, यूनिट ट्रस्ट तथा फर्म होती हैं। एक वाणिज्यिक पत्र का अंतिम मूल्य होता है 50,000 रुपये। वाणिज्यिक पत्र 15 दिन से 12 महीने तक के लिए जारी किए जाते हैं। इन्हें कटौती पर जारी किया जाता है। इनका प्रयोग अल्पकालीन, मौसमी तथा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसके लाभ देखें तो लाभ है वाणिज्यिक पत्र को किसी जमानत के बेचा जाता है, बिना किसी जमानत के बेचा जाता है और इसमें किसी भी प्रकार की शर्तें नहीं होती हैं। इसकी तरलता अधिक होती है, यह हस्तांतरित होती है। इसकी हानि देखें तो इसके माध्यम से केवल अच्छी वित्तीय स्थिति एवं ख्याति प्राप्त कंपनियां ही धन जुटा सकती हैं। तो वाणिज्यिक पत्र के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं तो अल्पकालीन असुरक्षित प्रतिज्ञा पत्र होते हैं जो बहुत अच्छी साख वाली कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं। अवधि इसकी होती है 15 दिन से 12 महीने तक के लिए और इसका अंतिम मूल्य तो हम देख ही चुके हैं, 50,000 रुपये होता है। तो आते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन पर। तो होमवर्क क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्यिक बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं आपको इसके बारे में लिखना है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है इसके बारे में लिखना है। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।